बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और आईपीएल में आज है सुपर संडे का दिन, यानी आज खेले जाएंगे दो मैचेस। अब हर एक मैच जिस तरह से पॉइंट टेबल में उथल पुथल कर रहा है, उससे बड़ी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ बीती रात एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। माही के जितने फैंस हैं उनको उम्मीदें थी कि शायद यहां पर जीत मिलेगी चेन्नई को, लेकिन आरसीबी ने चेन्नई को हराया और ना सिर्फ हराया बल्कि प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। तो अब हर एक मैच जो है वो किसी एक टीम को प्लेऑफ के काफी करीब ले जाएंगे और किसी दूसरी टीम को जो है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर करते जाएंगे। तो मुकाबला जो है वो दिलचस्प रहेगा। इसी अपडेट से शुरुआत करते हैं आज के शो की और फिर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सारी चीजें डिस्कस करते जाएंगे। आज दो मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में कोलकाता की राजस्थान से टक्कर है, दूसरे मैच में पंजाब और लखनऊ की टक्कर है। दोपहर 3:30 बजे और शाम 7:30 बजे से ये मैचेस शुरू होंगे। पॉइंट टेबल में आज के दोनों मैच बेहद अहम है, बेहद खास है, इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अब तक 3 टीमें बाहर हुई हैं प्लेऑफ की रेस से, लेकिन आज एक और टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। और सभी टीमें प्रयास यही करेंगी कि वो अपने आप को टॉप 4 की रेस में बनाए रखें, ताकि वो जो आईपीएल का रोमांच है वो रोमांच तो कायम रहे ही रहे, साथ ही साथ उनकी जीत की उम्मीदें भी कायम रहे। शुरुआत इसी से करते हैं अंकिता। कोलकाता, राजस्थान, पंजाब और लखनऊ। राजस्थान पहले से प्लेऑफ की रेस से बाहर है, लेकिन कोलकाता अभी 7वें नंबर पर है और कोलकाता का अभी फेयर चांस है, डिसेंट चांस है। पॉइंट टेबल उसके लिए खुली हुई है। दोनों ही मैचेस में, यानी पहला मैच कोलकाता का ही है भी, कोलकाता चाहेगी कि अब राजस्थान की टीम जो पहले से बाहर है वो किसी तरह का उलटफेर ना कर पाए, क्योंकि हमने ये अक्सर देखा है कि वो जब प्लेऑफ वाला तनाव सर पे से हट जाता है ना, तो टीमें एक अलग ही रुख अख्तियार कर लेती हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही टीम है जो 6-7 मैच हार के बाहर हो गई हैं। उनका वो तनाव खत्म होता है तो अलग चेहरा दिखता है। कोलकाता नहीं चाहेगी कि राजस्थान का कोई भी चेहरा दिखाई दे। कोलकाता यही चाहेगी कि अपना क्लियर कट मैच जीते और पॉइंट टेबल में अपने आप को टॉप 4 की रेस में बनाए रखे। और केकेआर की टीम जो है वो डेफिनेटली चाहेगी, और रहाणे जो है वो यही चाहेंगे कि भाई कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी वो दमखम दिखाएं। और केकेआर की टीम के लिए अभी प्लेऑफ के दरवाजे इसलिए खुले क्योंकि अभी भी टीम का जो नेट रन रेट है वो पॉजिटिव है। तो ये बड़े चैलेंज होंगे केकेआर के लिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि निचले क्रम की जो टीमें होती हैं वो उलटफेर के लिए जाने जाती है, वो उलटफेर जो है वो आरआर की टीम कर सकती है, क्योंकि इन्होंने ही गुजरात के खिलाफ एक तरफा अंदाज में जीत मिली थी उन्हें। लेकिन वही है कि हर दिन हर समय एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पर बल्लेबाजी पर ध्यान जो है वो देना पड़ेगा यहाँ पर केकेआर की टीम को कि कैसे बल्लेबाजी करनी है। टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, लेकिन उसके अलावा टीम प्रेशर कैसे इस मैच पे लेती है, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर और भी ज्यादा है। जैसे हमने कल के मैच में देखा कि भाई चेन्नई की टीम जीत सकती थी, लेकिन वक्त जो था, समय जो था वो आरसीबी की टीम का था और आरसीबी ने इस मुकाबले को जीता। ऐसा ही कुछ केकेआर और आरआर के साथ भी देखने को मिल सकता है। निचले क्रम में दोनों ही टीमें लगी हुई हैं। नंबर 7 की बात करें तो केकेआर की टीम है और आरआर की टीम जो प्लेऑफ के रेस से बाहर होगी। जैसे अभी हम बात करते हैं कि प्रेशर नहीं होगा और माइंड बिल्कुल क्लियर होगा, और जैसे प्रेशर रिलीज होता है टीम अच्छे अंदाज में नजर आती है, जैसा कि चेन्नई की टीम नजर आ रही थी। अब टफ चैलेंज तो होगा, इस टफ चैलेंज में कौन मुकाबला जीतेगा ये थोड़ा दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल भी होता है 14 मैचेस तक एक ही टेम्परामेंट को मेंटेन रखना। इस पूरे 14 मैच के सफर में आप हर टीम के साथ देखेंगे कि वो उतार चढ़ाव आता है। मुंबई का उतार चढ़ाव आपने सबने देखा। पहले 5 मैचेस किस तरह से उसमें सिर्फ एक जीत मिली थी, फिर वो 6 मैच लगातार जीते। तो वो कौन कितना जल्दी उस उतार चढ़ाव से अपने आप को संभाल लेता है, सारा खेल आईपीएल में यही है। जहां 14 मैचेस होते हैं तो 14 मैचेस आप, ऐसा नहीं हो सकता कि वो वर्ल्ड कप वाला हाल नहीं है इंडियन टीम का कि उसने लीग मैचेस से जीतना शुरू किया तो फिर सीधा वो फाइनल तक गई और फाइनल भी जीत गए। ऐसा यहां नहीं हो सकता। यहां पर टीमें ज्यादा हैं, यहां पर मुकाबला अलग किस्म का है, यहां पर तनाव दबाव अलग किस्म का है। इसलिए शायद अब जो है स्थिति वो यही है कि केकेआर चाहेगी कि वो अब कोई इसमें अपने अप्रोच में वही रहे कि हाँ, हमको हर हालत में मैच में जीत हासिल करनी है और साथ ही साथ प्लेऑफ की रेस में बने रहना है। कैसा रहा है इन दोनों टीमों का मुकाबला, इस साल का सफर, इस सीजन का सफर, ये भी आपको बता देते हैं। जहां
कोलकाता की टीम पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर है, राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर है। राजस्थान की टीम का हमने आपको बताया कि वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। कोलकाता को 10 मैच में 4 जीत और 5 हार मिली है। एक मैच उसका बारिश की वजह से धुल गया था, यानी अभी जो उसके पास पॉइंट्स हैं वो हैं 8 और 1 पॉइंट जो वो मैच नहीं हुआ उससे मिला, तो पॉइंट्स हैं 9। 4 मैचेस अभी उसके बचे हुए हैं आज वाले मैच को मिला के, यानी 4 मैच के 4 मैच अगर वो जीतती है तो 8, 9 और 8 का योग होता है 17 और 17 पॉइंट पर आप एक डिसेंट उम्मीद कर सकते हैं कि आप प्लेऑफ में रहेंगे। तो इसलिए केकेआर के लिए इक्वेशंस ठीक है। राजस्थान को 3 मैच में जीत मिली थी, जबकि राजस्थान को 8 मैचेस में हार मिल चुकी है। यही वजह है कि राजस्थान की टीम बाहर भी है प्लेऑफ की रेस से। मुझे लगता है अंकिता, जब भी हम केकेआर की बात करते हैं ना, हमको सीधे सीधे कह देना चाहिए कि भाई ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि सुनील नरेन और आंद्रे रसेल, यानी वो 2 खिलाड़ी जो कैरेबियन तड़का बार बार मैं कहता हूं वो लेकर आते हैं। वो जब चलते हैं, ऐसा नहीं कि इन दोनों के ना चलने पर टीम नहीं जीतेगी, लेकिन अब अगर आपको जो हमने इक्वेशन बताई कि अगर 4 मैचेस बैक टू बैक जीतने हैं तो बहुत जरूरी है कि ये दोनों खिलाड़ी जो अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ भी रहे हैं वो आपको कंसिस्टेंटली हर मैच में परफॉर्म करके दें। हाँ बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि भाई ये दोनों बल्लेबाज अगर चल जाते हैं, ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और दोनों चल जाते हैं, तो फिर आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर में जो है वो रसल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और वो कुछ रन्स निकाल कर लाते हैं और मैच को जिताते हैं। और ऊपर से नरेन 2024 से जब वो ओपनिंग करना उन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद से उन्होंने क्या छाप छोड़ी है वो हम सबको पता है, लेकिन वही छाप जो है वो साल 2025 में नहीं छोड़ पाए। स्टार्टिंग के मैचेस में नहीं चले, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस में उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी ने प्रभावित किया है। और आज के मैच में क्योंकि अगर आपको हीरो बनना है, अगर आपको मैच को जिताना है, जब आपको पता है कि भाई 3 ट्रॉफी आपके पास है, आपकी टीम के पास है, तो वो उम्मीदें भी फैंस की बढ़ जाती है। डिफेंडिंग चैंपियन है और डिफेंडिंग चैंपियन से फैंस को उम्मीदें भी वही होती हैं कि वैसा ही वो प्रदर्शन करे जैसा कि पिछले साल उन्होंने किया था। अब ये दोनों बल्लेबाज अगर चलते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाती है। अदरवाइज अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता है, अगर आपके ओपनर्स नहीं चलते हैं, तो फिर आपको मुश्किलें, हमने देखा है कि हर एक मैच में हर एक टीम के साथ वही घटना घटी है। अगर आपके ओपनर्स नहीं चले, फिर मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स हो जाता है, फिर गेंदबाज आपको मैच बहुत कम होता है कि आरसीबी के जैसे उनके गेंदबाज ने मैच को जिताया, वैसा ही कुछ फॉर्म जो है वो आपको करना पड़ेगा। और केकेआर की टीम वो दमखम है, एक बार चलती है और अगर चल गई तो फिर हम तारीफ करते हैं, नहीं चली तो फिर हम टिप्पणी भी करते हैं। बिल्कुल, और यही काम भी है हमारा। अगर टीम जीती है तो हमें उसकी तारीफ करनी है और अगर हारी है तो उसकी कमियों पर बातचीत करनी चाहिए। यही एक बैलेंस शो ऐसे ही बनता भी है। चलिए, किस तरह का आंकड़ा रहा है इन दोनों टीमों के बीच, वहां बैलेंस है सब कुछ या नहीं है, ये भी आपको बताते हैं। रिकॉर्ड बुक की कहानी इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से केकेआर वर्सेस आरआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स में हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अब तक 31 मैच खेले गए हैं, 31 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 15 मैच में केकेआर ने जीत हासिल की है और 14 मैच जो है वो राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में गए हैं। पिछले मैच में केकेआर ने आरआर को हराया था, इसलिए भी केकेआर के खिलाड़ी, केकेआर की टीम इसी उम्मीद से जाएगी कि भाई हमको तो आज का मैच जीतना है और अपने पॉइंट्स को जो है वो जल्दी से जल्दी डबल डिजिट में पहुंचाना है, उसमें अपने आप को और मजबूत करना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अंकिता कि अभी अगर आप देखें तो केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन भी है। मतलब केकेआर ऐसा नहीं कि आउट फ्रॉम नोवेयर आ गई एक टीम और वो खेल रही है, आपसे ये एक्सपेक्टेशन भी है। मतलब कोलकाता की टीम अगर चैंपियन की हैसियत से उतरी है, इसके अलावा अगर आप बात कर लीजिए चेन्नई और मुंबई को हटा दें आप, तो कोलकाता की टीम का अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। 2012 में चैंपियन रही है, 2014 में चैंपियन रही है। तो चैंपियन की साख के लिहाज से भी अगर आप देखें तो केकेआर का रहना जरूरी है और उसके लिए केकेआर की पूरी टीम को एज ए यूनिट अच्छा खेलना होगा। फिर वो चाहे अजिंक्य रहाणे हो, चाहे रिंकू सिंह हो, चाहे वेंकटेश अय्यर हो। आप मतलब ये सिक्के का दूसरा पहलू है कि सुनील नरेन चल जाएं, आंद्रे रसेल चल जाएं, बहुत अच्छी बात है, बोनस है आपका। नहीं भी चले तो आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रह सकते कि साहब हमको तो जिताने का ठेका सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों का है। और वैसा ही प्रदर्शन जो है वो करना पड़ेगा। रिंकू सिंह ने पिछले मैच में जो दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच हुआ था, वहां पर निचले क्रम में बल्लेबाजी की थी और एक अच्छा खासा स्कोर बनाया था। 36 रन की तूफानी बल्लेबाजी की थी और ऊपर से अंगकृष्ण ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो फिर वही ये होता है कि भाई अगर आपका मिडिल ऑर्डर चल गया, और वेंकटेश से उम्मीद यही होती है कि भाई इतने महंगे अगर आप बिके हैं, मतलब 23 करोड़ की बड़ी रकम के साथ अगर टीम में शामिल हुए हैं, तो वैसा ही आपको प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, वैसा ही आपको खेल खेलना पड़ेगा। अदरवाइज फिर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। जैसे कि सुनील के साथ है कि भाई वो आपने
हमें मतलब फ्रीडम हमें अपनी टीम को दी है कि भाई अगर आप ऊपर से चल जाएंगे तो निचले क्रम में इतना प्रेशर नहीं होगा। और साल 2024 में अगर आपने अगर कोई भी खिलाड़ी जो है वो अचीव करता है तो फिर वो दिमाग में बैठ जाता है कि भाई अगर 2024 में धुआंधार बल्लेबाजी, धुआंधार पार्टनरशिप आपने बिल्ड की है तो 2025 में ऐसा क्या हो गया जो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो केकेआर के साथ भी वैसा ही कुछ है कि चले तो चले, नहीं तो फिर मतलब चले तो बल्ले बल्ले हो जाती है, अदरवाइज फिर टीम कोलैप्स हो जाती है। लेकिन इस टीम में वो बाउंस बैक के लिए जानी जाती है। पिछले मैच में दिल्ली को हराया था जहां पर ओवरऑल कॉम्बिनेशन काफी अच्छा था, बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो, ऊपर से भी बल्लेबाजी नरेन की तरफ से भी अच्छी देखने को मिली थी। तो वैसा ही कुछ प्रदर्शन केकेआर को करना पड़ेगा और किसी भी टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। कभी भी क्रिकेट है और कभी भी मैच पलट भी सकता है। बिल्कुल, और केकेआर को ये मैसेज भी देना है पूरे के पूरे आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर्स के बीच में और क्रिकेट फैंस के बीच में, क्रिकेट के चाहने वालों के बीच में कि पिछले सीजन में जो जीत मिली थी वो जीत सिर्फ कोच की या सिर्फ कप्तान की नहीं थी, वो टीम की जीत थी। ये बहुत बड़ा मैसेज है। कोलकाता को हमेशा पता है, अजिंक्य रहाणे को अच्छी तरह पता है कि अगर इस सीजन में मतलब ट्रॉफी जीतना एक अलग विषय है, अगर आपने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया, प्लेऑफ में भी नहीं गए, तो नैरेटिव यही सेट होगा कि देखा गौतम गंभीर नहीं थे ना इसलिए कोलकाता नाइट राइडर्स का कुछ नहीं हुआ, देखा श्रेयस अय्यर नहीं थे ना इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो एक टीम जब किसी टूर्नामेंट में उतरती है, टीम की जीत होती है तो फिर टीम की हार होती है। यहां पर इस मैसेज को भी बहुत लाउड एंड क्लियर तरीके से समझना होगा, इस साख के लिए भी खेलना होगा कि आप अभी मौजूदा चैंपियन है। चलिए राजस्थान की बात करते हैं। वहां के प्लेइंग 11 में जो एक संजू सैमसन को लेकर कश्मकश लगातार बनी हुई है। आप जानते हैं शुरुआती मैचेस वो एज अ बैट्समैन खेले थे, फिर वो एज अ कैप्टन बैट्समैन आए, लेकिन फिर वो चले गए बाहर। आज भी उनके खेलने पर फिलहाल सस्पेंस ही है और शायद इस सीजन के अंत में जब आप बात करेंगे तो ये एक बड़ी वजह होगी कि क्यों आखिर राजस्थान की टीम इस बार प्लेऑफ की रेस में से इतनी जल्दी बाहर हो गई। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल करेंगे ओपनिंग। पिछले मैच में बगैर खाता खोले आउट हो गए थे वैभव सूर्यवंशी। उससे पिछले वाले मैच में उन्होंने रिकॉर्ड बुक में कई नई कहानियां लिखी थी, कई नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। इसलिए भी शायद अब अगले कुछ मैचेस में उनके परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा अधिक नजर रहेगी। शिमरॉन हेटमायर, हसरंगा, जोफ्रा आर्चर और तीक्ष्णा इस टीम के विदेशी चेहरे हैं और कप्तान रेयान पराग के लिए चुनौती भरा सीजन रहा है। अब इस टीम के पास जहां अब वही जो बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अब पाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब आप अब कुछ भी कर लें। आप अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली कि आपने 500 रन से मैच जीत लिया, 400 रन से जीत लिया या 20 विकेट से जीत लिया, जो संभव नहीं है, तब भी आपका कुछ होना नहीं। ऐसे में ये टीमें बड़ी खतरनाक हो जाती हैं और मुझे लगता है एक खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल या एक जोफ्रा आर्चर या एक रेयान पराग, मतलब या हसरंगा या शिमरॉन हेटमायर, ये सारे के सारे खिलाड़ी अगर आप इनका नाम लें तो इस फॉर्मेट के दबंग खिलाड़ियों में है। मतलब आप अभी सिर्फ वैभव सूर्यवंशी पर क्यों इतना हम डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। 14 साल के, एक मैच में उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन अब हर मैच में वही रन करेंगे ऐसा नहीं होने वाला। तो वो खिलाड़ी जो ज्यादा अनुभव रखते हैं, वो खिलाड़ी जैसे आपने कहा कि भाई इतना पैसा वेंकटेश अय्यर को मिला है, तो वो खिलाड़ी जो इस पूरी लीग में हाईएस्ट प्राइस टैग के हिसाब से ढेर सारे पैसे लेके जाते हैं, अब उनको भी अपने साख के हिसाब से, अपने दाम के हिसाब से परफॉर्म करना होगा, वरना यहां से राजस्थान वो जो साख की लड़ाई है ना, जो कहते हैं ना नाक कट गई, वो नाक कटने वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर कप्तान नहीं है तो देखिए पोटेंशियल भी आपका वहीं पर वीक होता है कि भाई बार बार कप्तानी चेंज हो रही है, रेयान पराग, फिर बीच में संजू सैमसन आ जाते हैं, तो वो माइंडसेट जो है वो किसी भी प्लेयर का, किसी भी टीम कॉम्बिनेशन जो होती है, हम खासकर कहते हैं कि प्लेयर से जो उनकी तालमेल होती है, जो डिस्कशन होता है, वो मतलब सब खिलाड़ियों का थोड़ा अलग होता है, अप्रोच थोड़ी अलग होती है, माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है। वैसा ही हमने देखा है कि अगर आपकी कप्तानी चेंज होती रहेगी, मतलब हर एक मैच में आप कप्तान बदलेंगे या फिर खिलाड़ियों की अदला बदली करेंगे, तो फिर वो टीम बैलेंस नहीं हो पाती है। आरआर के साथ भी वैसा ही रहा है, वो प्रेशर जो है वो रेयान नहीं ले पा रहे। एज अ बैट्समैन हमने देखा है कि साल 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। स्टार्टिंग के मैचेस में हमने देखा था कि रेयान पराग का बल्ला बोला था, उसके अलावा भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन जब कप्तानी आपको मिलती है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कप्तानी जो है वो आप मतलब कप्तानी मिलती है तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और बल्लेबाजी भी वैसा ही करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो इस प्रेशर को मतलब नहीं ले पाते हैं। वैसा रेयान के साथ भी हो रहा है और एज अ बैट्समैन वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आरआर के साथ वही है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए कुछ नहीं है। बस आपको प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगा, खासकर जो इंडिया के लिए खेलते हैं। जैसे हो गए आपके यहाँ पर जायसवाल के लिए उम्मीदें मतलब ना के बराबर है। पिछले मैच में हमने देखा था कि भाई जो जीटी के साथ मैच हुआ था, वहां पर भी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, मतलब 70 से ऊपर के रन बनाए थे, लेकिन वहां पर वाही लूटी वैभव ने। बट वही है कि पाने और खोने के लिए कुछ नहीं है, बस आप अच्छा क्रिकेट खेलिए, जिससे कि आने वाले समय में जो टीम इंडिया के लिए आपको खेला है, वहां पर आपकी जो चमक है वो
चमकती रहे। बिल्कुल, और पिछले मैच में दो अच्छे करारे शॉट्स लगाए थे, लेकिन फिर वही है कि ट्रेंट बोल्ट बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं और आपको कई बार एग्रेसिव होना और ओवर एग्रेसिव होना, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बहुत ही बारीक फर्क है, उसको बहुत ही कायदे से समझना होता है। हुआ ही दो अच्छे शॉट्स खेलने के बाद एक गेंद की लाइन में नहीं आए और क्रॉस बैट चले मारने शॉट और बोल्ड हो गए, तो वो जो परिपक्वता उन्होंने दिखाई है, जिस परिपक्वता के दम पर यशस्वी जायसवाल के लिए भारतीय टीम के दरवाजे ना सिर्फ खुले बल्कि वहां पर उनकी जगह बहुत जल्दी सील हो गई, उस साख के हिसाब से उनको भी खेलना होगा। केकेआर के प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं फटाफट। वहां पर कहानी क्या है, वहां पर सुनील नरेन है जो पारी की शुरुआत करेंगे और उनके साथ साथ रहमानुल्लाह गुरबाज होंगे। उसके अलावा बल्लेबाजी में अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह जो है वो मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। आंद्रे रसेल जो है वो रसल द मसल और दुनिया भर की जो चीज़ें उनके लिए कही जाती हैं, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो विरोधी टीम के हाथ से मैच छीन लेते हैं जिस दिन उनका दिन होता है। वो 15 गेंद अगर आप उनको क्रीज पर समय उन्होंने बिता लिया तो वो स्कोर बोर्ड पर इतने रन जोड़ देंगे कि फिर आपके लिए विरोधी टीम के लिए वो रन्स मुश्किल का सबब बन जाएंगे। कप्तान अजिंक्य रहाणे के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी। और थोड़ी देर पहले जो मैं बात कह रहा था अंकिता कि अब कोलकाता अगर अच्छा नहीं करती है, ट्रॉफी नहीं जीतती हुई एक अलग चीज है, लेकिन अगर अच्छा नहीं करती तो पूरी टीम की मेहनत पर एक तरीके से पानी फिर जाएगा। नैरेटिव यही सेट होगा कि इस बार गौतम गंभीर नहीं थे और इस बार श्रेयस अय्यर नहीं थे, इसलिए सिर्फ इसलिए कोलकाता की टीम अच्छा नहीं कर पाई। जबकि फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि पिछली बार भी टीम ने मैच जीते थे, टीम ने ट्रॉफी जीती थी, इस बार भी टीम कर रही है अच्छा। लिहाजा अजिंक्य रहाणे को ये नैरेटिव ना सेट हो, इसलिए कम से कम अपनी टीम को टॉप 4 में तो रखना ही रखना है। टॉप 4 के बाद फिर कुछ हो जाए वो कहानी अलग है। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये चीज़ें होती हैं कि भाई पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल कौन मेंटोर था, कौन कोच था, कौन कप्तान था, ये बहुत मैटर करता है। और अगर आप उसी लेगेसी के साथ नहीं लौटेंगे, उसी फॉर्म के साथ नहीं लौटेंगे तो फिर आप पर सवाल उठेंगे, प्रश्न चिन्ह आप पर उठेंगे। क्योंकि रहाणे एज अ कैप्टन हमने देखा है कि उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी कप्तानी की, तो कोई सवाल उनके कप्तानी पर नहीं उठ रहे, उनके बल्लेबाजी पर, उनके फॉर्म को लेकर नहीं उठ रहा है। लेकिन अगर आपकी टीम अच्छा नहीं करती है, आपकी टीम के प्लेयर्स अच्छा नहीं करते, तो फिर आप पर सवाल उठते हैं और जिम्मेदारी जो है वो कप्तान को ही लेनी पड़ती है। जो बाद में पोस्ट मैच के बाद जब माइक उन पर थमता है तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। और अगर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब हम कहते हैं ना कि कुछ भी बोल देना, बिना सर पैर की बात नहीं कर सकते, आपको तथ्य पर बात करना पड़ेगा। और रही बात टीम की, तो टीम बहुत ही अच्छी है जिसने 10 साल बाद ट्रॉफी जीती। हालांकि बातें होंगी, कंपैरिजन होगा कि भाई उस वक्त केकेआर के कैप्टन जो थे वो श्रेयस अय्यर थे और श्रेयस अय्यर पंजाब के लिए भी काफी अच्छा कर रहे हैं, तो वही चीजें होती है, कंपैरिजन आपका हो जाता है। और कंपैरिजन जब होता है तो मतलब फिर आपको पता है, भले हम कहें कि नहीं कंपैरिजन किसी भी खिलाड़ी का नहीं करना चाहिए, लेकिन बातें होती हैं कि आपके स्टैट्स क्या कहते हैं, आपके आंकड़े क्या कहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इस सीजन भी हमने देखा स्टार्टिंग रहाणे ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था और हर एक मैच में वो कर रहे हैं, लेकिन टीम यूनिटी जो है वो नजर नहीं आ रही है। टुकड़ों में रन आ रहे हैं जो कि अच्छे साइंस नहीं है, गुड साइंस जो है वो केकेआर के लिए नहीं है। बिल्कुल, असल में तुलना जो है ना वो मानव स्वभाव है। आप कुछ भी कर लें, हाँ, वो हम और आप कितना भी कह लें कि नहीं करना चाहिए, हमारी भी तुलना होती थी कि ये फलाने के बच्चे को देखो, उसके तो गणित में इतने नंबर आए, तुम्हारे इतने ही आए, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं सकते। सदियों से चला आ रहा है। लता मंगेशकर की तुलना तमाम आज के गायकों से होती है जबकि दो बिल्कुल अलग अलग एरा है। सर डॉन ब्रैडमैन की तुलना सचिन तेंदुलकर से होती है जबकि अलग अलग एरा है। गावस्कर की तुलना सचिन तेंदुलकर से होती है जबकि अलग अलग एरा है। शोले, पुरानी शोले और नई शोले में भी लोग तुलना करते हैं, पुरानी देवदास और नई देवदास में लोग तुलना करते हैं, तब जबकि सब कुछ बदल गया, मतलब फिल्मों का अंदाज बदल गया, फिल्मों का बजट बदल गया, तकनीकें बदल गई, लेकिन तुलना तो होगी और तुलना होगी तो फिर ये सारी बातें होंगी जो अभी अंकिता कर रही थी। चाहे आप लाख उस पर कहें कि नहीं तुलना नहीं करनी चाहिए, ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन हम ही आप हैं जो तुलना करते भी हैं, तो इसलिए ये तुलना होगी। इसके लिए कोलकाता की टीम को बहुत अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। चलिए पिच की बात कर लेते हैं, पिच कितनी तैयार है, पिच पे क्या कहानी है वहां के केकेआर की, क्या ईडन गार्डन्स का विकेट किस तरह से उसको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीजें भी आपको बताते हैं। बल्लेबाजों का बोलबाला रहने वाला है, स्पिनर्स का दबदबा दिखाई देगा, चेस करने वाली टीमों को अधिक सफलता मिली है, टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी चुनना पसंद करती हैं, इसीलिए गेंदबाजी चुनना पसंद करती हैं ताकि बाद में बल्लेबाजी करने का मौका मिले और बाद में बल्लेबाजी करने पर आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहां पर बेहतर हैं। अच्छी बात यह है कि चूंकि ये पॉइंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोलकाता का एक मैच बारिश की वजह से उसके पॉइंट बढ़ चुके हैं, इसलिए भी अगर देखा जाए तो आज बारिश की कोई संभावना नहीं है, एक फुल मैच आपको देखने को मिलेगा। और इस फुल मैच में जो उम्मीदें होंगी, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कोलकाता को अपने साख के हिसाब से डिफेंडिंग चैंपियन टीम को जिस हिसाब से खेलना चाहिए उस हिसाब से
खेलना होगा। चलिए अब वक्त है आज के सवाल का, जो क्विज हम आपसे पूछते हैं। एक आसान सा सवाल हम आपसे पूछते हैं और जिसमें जवाब देने पर अगर आप लकी 3 विनर्स में होते हैं तो आपको एक आकर्षक पुरस्कार भी मिलता है। क्या है आज का सवाल, इस प्रतियोगिता में भाग लेने का तरीका क्या है, ये आपको बताएंगी अंकिता। सवाल ये है कि आईपीएल 2025 में रियान पराग किस टीम की कप्तानी करें। ऑप्शन आपके पास 4 है, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद। ये 4 ऑप्शन आपके पास है और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कर लीजिए www.tv9hindi.com। अब बात करते हैं आज के दूसरे मैच की, और दूसरा मैच यानी पंजाब वर्सेस लखनऊ। अब यहां पर पेच इसलिए बहुत ज्यादा फंसा हुआ है क्योंकि दोनों ही टीम अभी प्लेऑफ की रेस में हैं। दोनों ही टीमें जो है वो कोशिश यही करेंगी, फाइट इसी बात के लिए मारेंगी कि अपने खाते में आज जो है वो 2 पॉइंट अर्जित कर लिया जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। धर्मशाला में 7:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत स्टेडियम है और मतलब देखकर ही मजा आ जाता है। मैच देखने में तो खैर और मजा आता ही है। पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में अभी 4थे नंबर पर है, लखनऊ की टीम पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर है। पंजाब की टीम काफी कंफर्टेबल दिख रही है पॉइंट टेबल के लिहाज से क्योंकि वो 4थे नंबर पर है, लेकिन यहां कहानी जब आएगी, जिस तरह से नेट रन रेट अब हर मैच में फर्क डाल रहा है पॉइंट टेबल में, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम दोनों ही लोग बड़े कंफर्टेबल हैं। स्थिति ये है कि दोनों ही टीमों को मेहनत करनी होगी, दोनों ही टीमों को मशक्कत करनी होगी। पिछले मैच में पंजाब ने लखनऊ को हराया भी था, तो वो एक राइवलरी भी चली आ रही है कि यहां पर हमको बदला लेना है, लखनऊ को जीत हासिल करनी है और अपने आप को पॉइंट टेबल में थोड़ा बेहतर करना है। लेकिन प्रयास यही होगा, मुझे लगता है जब इस लेवल पे टीमें हो जहां पर आप रेस में बने हुए हो तो एक एक मैच लेना चाहिए एक बार में। आप अभी फिलहाल सिर्फ इस मैच के बारे में सोचें। यहां जब जीत मिल जाए, 2 पॉइंट आपके खाते में आ जाए, तब फिर आप सोचें कि हाँ अगला मैच कहां है और हम पॉइंट टेबल में कितना मजबूती से एग्जिस्ट करते हैं। फिलहाल मुझे लगता है पंजाब और लखनऊ दोनों इसी माइंडसेट से होंगे कि पहले आज का मैच जीतते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। और अच्छी बात है पंजाब के लिए कि भाई ये मैच अगर जीतती है तो पॉइंट्स टेबल पर दूसरे पायदान पर आ जाएगी क्योंकि उसके 15 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये गुड साइन है पंजाब के लिए। और लखनऊ के लिए अच्छी खबर ये नहीं है क्योंकि उनका जो रन रेट है ना, नेट रन रेट, वो माइनस में चल रहा है। तो अगर वो जीतती भी है तो भी आई थिंक थोड़ी सी दिक्कतें उनके लिए हो जाएंगी। प्लस में जाने के लिए उनको और बड़े मार्जिन से मैच को जीतना पड़ेगा। लेकिन वही है कि बदले की भावना से आप मैच को नहीं जीत सकते, आपको ग्राउंड पर आना होगा और अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, गेंदबाजी, ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। पंजाब की टीम के लिए अच्छे संकेत ये है कि पिछले मैच में भी उन्होंने चेन्नई को जब हराया था तो बड़े मार्जिन से मैच को जीत लिया था। हालांकि वो बारिश की वजह से एक मैच जो था वो रद्द हुआ था, शायद उसकी वजह से पॉइंट्स थोड़े से पंजाब के फेवर में नहीं है। अच्छा प्रदर्शन किया था वहां पर कि क्या पंजाब की तरफ से जो यहाँ पर कप्तान है उन्होंने हर एक मैच में, श्रेयस अय्यर की हम बात करेंगे, वो हर एक मैच में अच्छी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है ऋषभ पंत, दोनों आमने सामने हैं और बड़ी बोली के साथ, इतिहास की सबसे बड़ी बोली जो है वो ऋषभ पंत और दूसरे जो है वो कैप्टन है श्रेयस अय्यर, दोनों आमने सामने होंगे। और पिछली हार का बदला पंत लेना चाहेंगे, लेकिन पंत को सबसे पहले अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा जो कि निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। ऐसे पंत कभी हमने देखा नहीं है। दिल्ली के लिए भी वो खेलते थे लेकिन वहां पर भी हमने पंत को कभी ऐसा देखा नहीं है। तो ये मतलब आपको हर डिपार्टमेंट में, और देखिए जैसे हमने तुलना की और ट्रोलर्स की बात की तो वो चीजें होंगी, वो दिमाग में होंगी कि भाई अगर इतनी बड़ी रकम के साथ अगर आप टीम में हैं और स्टेडियम में, खाली तो स्टेडियम होता नहीं कि बस टोटल आपके जो 11 के 11 प्लेयर्स है वो मैच को खेलते हैं, वहां पर ऑडियंस भी रहती है, करोड़ों फैंस वहां पर होते हैं जो कि आपको सामने भी देखते हैं और टीवी पर भी देखते हैं। तो ये आप समझकर सोच सकते हैं कि आपने एक नाम बनाया कि भाई नाम बनाया तो उस तरीके से आपको अपना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। तो नजरें होंगी, लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पर पंजाब के लिए कि उनका नेट रन रेट भी अच्छा है और पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 पर भी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि वो जो लोग होते हैं, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो लोग मैच देखने आते हैं, वो सिर्फ मैच नहीं देखते, वो अपना कमेंट भी करते हैं। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके बारे में हिंदुस्तान में बहुत सालों से कहा जाता है कि पान वाले से लेके चाय वाले से लेकर और एक अच्छा यूनिवर्सिटी होल्डर जो डिग्री होल्डर होगा वो भी बोल सकता है। तो क्रिकेट में तो ऋषभ पंत को कैसे शॉट खेलना चाहिए ये भी लोग बता देते होंगे जब ग्राउंड में वहां पर मौजूद रहते होंगे। शायद इसीलिए ऋषभ पंत की बात भी कर लेते हैं कि उनकी कहानी क्या है, आखिर क्यों वो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर में है, तनाव में है, क्योंकि वो जो बड़ी सी एक रकम है 27 करोड़ मेरे ख्याल से 27 करोड़ रुपए उनको दिए गए थे, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है उस पर आज सबकी नजर रहेगी। अपडेट दिखा दीजिए। 10 मैच में पंत के बल्ले से सिर्फ 110 रन बने हैं अभी तक। तो ये बड़ा एक मतलब चौंकाने वाला भी है, निराश करने वाला भी है
कि 10 मैचेस और सिर्फ 110 रन। दोनों टीमों ने अब तक 10-10 मैच खेले हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। पंजाब किंग्स को 6 में जीत और 3 में हार मिली है। एक मैच में बारिश की वजह से उसका कोलकाता के साथ पॉइंट बट गया था। पंजाब के पास 12 अंक है, जबकि लखनऊ की टीम को 5 में जीत और 5 में हार, माफ कीजिए 12 नहीं, एक में वहां वो भी तो था ना, तो 12 और एक 13 अंक है, सॉरी। और लखनऊ के पास 10 पॉइंट है क्योंकि लखनऊ के खाते में 5 जीत और 5 हार है। लखनऊ की टीम अभी जो स्थिति है उसमें वो रेस में है, लेकिन जैसा अंकिता ने कहा कि ना सिर्फ जीतना होगा बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना होगा। आप बड़े मार्जिन से मुकाबले जीतेंगे तभी जाकर आपका जो नेट रन रेट है उसमें सुधार होगा। और उसके लिए शायद सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि ऋषभ पंत किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कई बार ये भी होता है अंकिता, मतलब ऋषभ पंत कप्तान ना होते और ये परफॉर्मेंस होती, शायद इतनी चर्चा नहीं हो रही होती, शायद इतना दबाव नहीं होता, शायद इतना तनाव नहीं होता। लेकिन अब जब आपसे रन नहीं बन रहे तो फिर जाकर अपनी टीम के खिलाड़ियों से कहना कि भाई मुझसे तो रन नहीं बन रहे, लेकिन चलो अब आप लोग रन बनाओ और आप जिताओ, मतलब आप एग्जाम्पल भी नहीं सेट कर सकते। वो शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी आज ऋषभ पंत के सामने। जैसे आपने कहा कि मतलब एक तो बड़ी रकम भी है और कप्तान है तो चीजें हाईलाइट होंगी। और केकेआर की बात करें तो वेंकटेश अय्यर को भी 23 करोड़ के साथ खरीदा गया, लेकिन उन पर सवाल नहीं उठ रहे हैं क्योंकि कप्तान नहीं है, एज अ बैट्समैन वो खेल रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं कि भाई अगर आपके पास कप्तानी भी है, आपके पास एक प्राइस टैग भी है कि भाई बड़ी रकम के साथ खेल रहे हैं। और लखनऊ मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल तो रही है 2024 में जो केएल राहुल के साथ हुआ था, उसके बाद कप्तानी यहाँ पर बदली है और कप्तानी आपको मिली है, पहली बार आप लखनऊ की कप्तानी कर रहे हैं, तो वो आप पर नजरें होंगी। और इंजरी के बाद कमबैक आप कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, मतलब कि कैसा प्रदर्शन होगा, कैसा फॉर्म होगा। जैसे दिल्ली के लिए उन्होंने किया था वैसा ही करेंगे या फिर और बेहतर करेंगे। बेहतर आप छोड़िए, मतलब एक मैच में 60 रन थे, उसके अलावा ऋषभ पंत जो है वो कुछ खास नहीं कर पाए। 110 रन 10 मैच में, ये अपने आप में बहुत मतलब बड़ी बात है कि भाई एक खिलाड़ी जो कि पावर हिटर के तौर पर जाना जाता है, जो कि मिडिल ऑर्डर में आके अच्छी बल्लेबाजी करता है, इस तरीके से बल्लेबाजी करना, फैंस जो है वो निराश होंगे। और जब निराश फैंस होंगे तो आपको पता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। तो अपनी बल्लेबाजी में वो प्रूफ करना पड़ेगा। मैच अभी भी आपके हाथ में, 10 पॉइंट जो है वो लखनऊ के खाते में है। रन रेट जो है वो माइनस में भले, लेकिन अगर यहाँ से आप बड़ी मार्जिन से मैच को जीतते हैं, जैसा कि मुंबई के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पर हमने देखा था कि बड़ी जीत आई थी, 100 रन से मुंबई ने मैच को जीता था और पॉइंट्स टेबल पर टेबल टॉपर बन गई थी। वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है वो लखनऊ को भी करना पड़ेगा। मतलब बड़े मार्जिन से अगर आप मैच को जीतते हैं ना, तो फिर आपके रन रेट में भी सुधार आता है और आप थोड़े से और पास पहुंच जाएंगे प्लेऑफ के रेस के लिए। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको वो मेहनत करनी होगी, वो हिम्मत दिखानी होगी जो बाकी टीमों ने दिखाई है, जो इस वक्त टॉप पर है। अगर मुंबई की टीम ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते, या कोई और टीम क्यों नहीं कर सकती, ये एक बड़ा प्रश्न है। जरूरत शायद सबसे ज्यादा इसी बात की है कि आप किस तरह से लड़ते हैं मुकाबले में जाके। आप बस ये सोचकर गए हैं कि हाँ चलो ठीक है जल्दी जल्दी मैचेस खत्म हो जाए तो फिर बात अलग है, वरना अगर आपको टॉप 4 में रहना है तो प्रयास तो करना होगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी आजकल इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा चल रही है। हमेशा कहा जाता है कि हम ज्यादा रिस्क लेंगे और हमको रिवॉर्ड भी इसी हिसाब से ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें खतरा भी है। अब वो समय है जब लखनऊ की टीम को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी पर सोचना चाहिए। कैसी रही इन दोनों टीमों के बीच राइवलरी, यानी किस तरह के रिकॉर्ड बुक में क्या एंट्री है, ये भी आपको बताते हैं। कांटे की टक्कर है दोनों टीमों के बीच। अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं। लखनऊ की टीम को 3 मैच में जीत मिली है, जबकि पंजाब किंग्स को 2 मैच में जीत मिली है। एलएसजी पीबीकेएस से, यानी लखनऊ की टीम पंजाब से पिछली हार का बदला भी लेना चाहेगी। क्या रहने वाली है प्लेइंग 11, जरा इसको भी लेकर बात कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। लखनऊ के प्लेइंग 11 में बदलाव के आसार कम है, क्योंकि एक तरीके से सेटल यूनिट है इस वक्त लखनऊ की टीम। माकरम मिचेल मार्श वहां पर पारी की शुरुआत करेंगे। मिडिल ऑर्डर में निकोलस पूरन है, ऋषभ पंत है जिन पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, डेविड मिलर भी हैं, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान गेंदबाजी डिपार्टमेंट को संभालेंगे। लेकिन घूम फिर कर कहानी आ जाती है ऋषभ पंत पर ही, जहां पर लखनऊ के फैंस को उनसे खास प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। हम बात कर लेते हैं जो मिडिल ऑर्डर है उसकी इसमें से हटा भी देते हैं ऋषभ पंत को। फिर भी निकोलस पूरन बड़ा अच्छा शुरुआत की थी उन्होंने सीजन में और बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और डेविड मिलर जिनको अभी मतलब जिसको संजय मांजरेकर की भाषा में कहें कि बिट्स एंड पीसेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने, अभी तक उनके भी परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दी है। निकोलस पूरन और डेविड मिलर ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दरअसल लखनऊ के लिए अब इस सीजन में कीपिंग इन माइंड की कैप्टन का बल्ला नहीं चल रहा है। अब इस सीजन में लखनऊ की टीम की दशा और दिशा क्या रहने वाली है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 खिलाड़ी हैं। टॉप ऑर्डर में तो माकरम और मिचेल मार्श ही हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जहां पर मैचेस बनते हैं
वहां पर निकोलस पूरन और डेविड मिलर, ये दो खिलाड़ी आपको इन्हें अब अपने परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी दिखानी ही पड़ेगी। बिल्कुल, अगर आप ने स्टार्टिंग के मैचेस में वैसा किया है और स्टार्टिंग में हमने देखा है कि भाई निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने तो गदर मचा दिया था। मिलर के बल्ले से हमने देखा है कि बहुत बड़ी पारी तो नहीं आई है और कुछ कुछ मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हर एक मैच में आपको करना पड़ेगा। जब आपको पता है कि यहाँ से अभी भी उम्मीदें, जब आपको पता होता है कि उम्मीदें बरकरार है, तो आपको प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम के लिए खेलना पड़ेगा, ना कि अपने लिए। और वो वक्त चला गया है कि भाई टुक टुक कर बल्लेबाजी आप करेंगे और मैच को आप जीत जाएंगे। आपको एक बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा। बल्लेबाजी आपकी ताकत है, जैसे हम बार बार कहते हैं, जिस टीम की जो ताकत होती है, अब आपके पास कोई प्लान नहीं है। अगर आप अब प्लान बनाने चलेंगे कि चलिए प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी हमारे पास है और इस पर हम काम करेंगे, अब आपके पास सिर्फ एक ही प्लान है कि भाई आपको मैच जीतना है। और आपको मैच कैसे जीतना है आपको पता है कि भाई आपकी बल्लेबाजी में वो दमखम है। शार्दुल ठाकुर को जब से टीम में शामिल किया गया, उन्होंने गेंदबाजी से भी परफॉर्म किया और बल्लेबाजी से भी वो करते हैं, थोड़े बहुत रन्स वो बना लेते हैं। तो ये चीज़ है, हर एक मैच में आपको करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करना पड़ेगा। और नेट रन रेट जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि उसको बेहतर करना पड़ेगा। एक बड़े मार्जिन से मैच को आप जीतिए और यहां से आप छलांग लगाएंगे, आपके पास 2 अंक हो जाएंगे। हालांकि टेबल टॉपर तो नहीं बन पाएंगे, आप फिर टेबल के 5वें पायदान पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी आपका जो रन रेट है, हम बार बार वही बात करते हैं, वो पॉजिटिव में अगर चला जाता है तो फिर आगे के मैचेस में आपके लिए वो पॉजिटिविटी आ जाएगी कि भाई अब हम मैच को खेलेंगे तो एक अच्छे खासे मार्जिन से मैच को जीत सकते हैं। तो जब आपकी ताकत ही आपकी बल्लेबाजी है, मतलब आपके जो हम बात कर रहे हैं कि एडन मार्करम और मिचेल मार्श जो है वो पारी को संभालते हैं, फिर आप बनाते हैं, मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी होती है, तो फिर आप उसका यूज करिए और हर एक मैच में आपको करना पड़ेगा। और ऋषभ पंत आज तो मतलब हर बार हम कहते हैं कि चलिए अगली बार कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि चलिए कल का दिन अच्छा होगा, इसी उम्मीद के साथ ऋषभ पंत भी चाहेंगे कि चलिए आज का दिन अच्छा हो उनके लिए और अच्छी बल्लेबाजी और फैंस को खुश करें और मैच को जीतें। सबसे अच्छी बात है कि मैच को आप जीतें, और गलत शॉट 2 मैच में लगा चुके हैं, इस मैच में वो गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, असल में 14 मैचेस का जो समय होता है ना, उसमें अप डाउन तो होता है, ये तो हम अभी बात कर ही रहे थे। लेकिन हाँ, ऋषभ पंत का हाई टाइम है, उनको परफॉर्म तो करना होगा टीम की जीत के लिए, अपनी साख के लिए और अपने आप के लिए। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे कलाकारों से उनके कार्यक्रमों में मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हम गाना जा रहे हैं, गाना शुरू कर रहे हैं, और जब हमें आनंद आएगा तभी आपको भी आनंद आएगा, यानी जब हम गाएंगे और हमें अच्छा लग रहा होगा तभी आपको अच्छा लगेगा। तो ऋषभ पंत अब वो 27 करोड़ रुपए अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए, अपनी टीम के लिए, उन सबसे पहले उनको अपने लिए खेलना होगा। वो अपने ऊपर विश्वास कायम रहे, अपनी बल्लेबाजी पर विश्वास कायम रहे, इसके लिए जरूरी है कि ऋषभ पंत रन्स करे। और जैसा अंकिता ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, ये टीम आप गेंदबाजी के दम पर इस मैचेस को नहीं जीतेंगे। 1-2 मैचेस आप जीत लेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन मतलब कड़वी बात लग सकती है, लेकिन शार्दुल ठाकुर और आवेश खान इतने बड़े गेंदबाज नहीं है कि आप कहें कि हर मैच में वो आपको जिता देंगे। आपको अपनी बल्लेबाजी पर ही रिलाय करना होगा, वहीं पर जाकर बात बनेगी, क्योंकि बल्लेबाज आपके पास इस फॉर्मेट के बड़े हेवीवेट बल्लेबाज हैं, चाहे वो मिचेल मार्श हो, चाहे एडन मार्करम हो, चाहे ऋषभ पंत खुद हो, चाहे निकोलस पूरन हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के प्लेइंग 11 की कहानी क्या चल रही है, वहां पर भी अब असल में लीग में वो स्टेज आ गई है जहां पर कोई भी टीम, मतलब अंटिल अनलेस आप चेन्नई की टीम नहीं है, जहां पर प्रयोग पर प्रयोग और प्रयोग पे प्रयोग चल रहे हैं, क्योंकि अब वो इस सीजन के लिए खेल ही नहीं रहे, वो तो खेल रहे हैं अगले सीजन में क्या करना है इसके लिए। वरना ज्यादातर टीमें अब आपको उसमें किसी भी तरह से प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई देंगे। हेयर एंड देयर 1-2 चेंजेस हो सकते हैं, जहां पर आपको दिखाई देगा कि हाँ चलिए पिच किसके लिए मददगार है, उस हिसाब से आज आप अपने लिए जाएंगे। यहां पंजाब की बात करें, बदलाव की उम्मीद कम है। टॉप ऑर्डर में प्रियांश है, प्रभसिमरन है, श्रेयस अय्यर खुद है, तीनों ही खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है। इसके बाद स्टॉइनिस हो गए, मैक्सवेल हो गए, मार्को यानसन हो गए। यहां पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अभी तक इस टीम के ये जो विदेशी प्लेयर्स हैं, जो विदेशी स्टार्स हैं, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा गेंदबाजी में अगर आप बात करेंगे तो युजवेंद्र चहल हैं, अर्शदीप सिंह हैं, दोनों ही अपने आप में कमाल के गेंदबाज हैं, मैच विनर्स हैं। और चहल ने तो हैट्रिक भी ले ली थी एक इस सीजन की, हालांकि पहले भी ले चुके हैं, लेकिन इस सीजन की इकलौती हैट्रिक भी उन्हीं के नाम है, जहां उन्होंने एक ही ओवर में 4 विकेट लेने का कारनामा किया था। अय्यर से पंजाब के फैंस को खास उम्मीद रहेगी, क्योंकि भाई पिछली बार जिताकर आए अपनी टीम को, नैरेटिव तो यही होता है कि भाई हमने उनकी कप्तानी में कोलकाता जीती थी, तो पंजाब के लिए भी जो इतने वर्षों का इंतजार है ट्रॉफी का, वो उस इंतजार को खत्म करें और जीत दिलाएं। तो कुल मिलाजुलाकर कहानी बड़ी दिलचस्प रहने वाली है। यहाँ पर शायद अब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं पंजाब के, उनको अब थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा, उनको अब थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और बेहतर परफॉर्म करना होगा, तभी जाकर कहानी बेहतर दिखाई देगी इस टीम की। वरना होगा क्या कि आप 11 खिलाड़ियों में वो 3-4 खिलाड़ी अगर रोटेट हो कर परफॉर्म करते रहेंगे, तो कभी ना कभी वो भी आउट ऑफ फॉर्म होंगे। ये मानते हुए आपको बाकी खिलाड़ियों का बैकअप भी
तैयार रखना चाहिए। इस सीजन में धर्मशाला में पहला मैच खेला जाएगा, ये जानकारी भी आपको दिखाते हैं। अगला अपडेट दिखा दीजिए। सिर्फ जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पर गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है पिच, क्योंकि मौसम ऐसा होता है और पिच यहाँ की जो है वो ट्रेडिशनली भी ये मानी जाती है कि फास्ट बॉलर्स को मदद करेगी। थोड़ा सा स्विंग देखने को मिले, थोड़ा सा अच्छा स्विंग देखने को मिले तो आपको हैरान नहीं होना है, बल्कि इस बात का एहसास करना है कि गेंदबाजों को भी कभी कभी अच्छा लगना चाहिए। उनको गेंदबाजी करने में हमेशा यही नहीं लगना चाहिए कि हमारी तो पिटाई होगी। तो ये उस तरह वाली विकेट है जहां पर आपको बल्लेबाजों के माथे पर शिकन दिखाई दे सकती है, खासतौर पर टॉप ऑर्डर में, और गेंदबाजों के चेहरे आपको खिले हुए दिखाई देंगे। अच्छा लगता है अंकिता, मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर किसी एक मैच में ना बॉलर्स के चेहरे खिले हुए हो, जरा उनको स्विंग बढ़िया बाउंस मिले। वरना वही है कि हम तो जी लेबर क्लास है, हर मैच में जाते हैं, पसीना बहाते हैं, पिटाई खाते हैं, तो एक आध मैच में जरा अधिकारी की तरह से बॉलर्स भी दिखाई दे, बैट्समैन थोड़ा सा चिंतित हो, बैट्समैन थोड़ा सा परेशान हो, मजा आएगा। एक मैच ऐसा था पंजाब और हाँ। केकेआर के बीच में हुआ था जहां पर लो स्कोरिंग मैच गया था। 111 पर ऑल आउट पंजाब की टीम हो गई थी और फिर उसके बाद डिफेंड भी किया था इस मैच को। तो ये चीजें होती है कि भाई पंजाब की टीम ही सामने है और धर्मशाला का खूबसूरत मैदान और मतलब अपने आप में बहुत यूनिक है वहाँ का। हम कहते हैं ना कि जाइए आप मैच देखने, लेकिन आप वहाँ की वादियों को देखेंगे, वहाँ का जो एनवायरमेंट रहता है उसको आप देखेंगे और एंजॉय भी करते हैं, और मैच जो है वो रोमांचक भी होगा। यहाँ पर चेजबल बहुत टफ है, किसी भी टीम के लिए अगर यहाँ पर चेज करती है तो बहुत टफ हो जाता है। बल्लेबाजी अच्छी होती है और खासकर तेज गेंदबाजों को यहाँ पर मदद मिलती है, और तेज गेंदबाजी हमने देखा है कि दोनों ही तरफ काफी बैलेंस है, दोनों ही टीमें काफी बैलेंस है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट जो है वो पंजाब के खेमे में। पंजाब की टीम क्योंकि जीत कर आ रही है, हर एक मैच में हमने देखा है कि यूजी चहल जो है वो अपनी स्पिन डिपार्टमेंट में वो दमखम दिखा रहे हैं। अर्शदीप को भी पिछले मैच में 2 विकेट्स मिले थे, तो ऐसा ही कुछ फॉर्म करना पड़ेगा। अर्शदीप का तो ये होम ग्राउंड भी है, तो थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिट भी हो जाएगा कि भाई अपने ही होम ग्राउंड में थोड़ी बल्ले बल्ले कर लीजिए, भांगड़ा भी पा दीजिए, तो ये अर्शदीप के लिए भी अच्छे संकेत है। भारतीय टीम का हिस्सा भी है, तो उनके लिहाज से भी ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। श्रेयस अय्यर जो कि कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं हर एक मैच में, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी भी अच्छी की है, माइंडसेट काफी अच्छा है। लेकिन बार बार सवाल आपकी मिडिल ऑर्डर पर उठेंगे, खासकर मैक्सवेल को लेकर। मैक्सवेल जो इससे पहले भी पंजाब की टीम का हिस्सा थे, स्टॉइनिस भी इस टीम का हिस्सा थे, तो मतलब आपके मिडिल ऑर्डर में भी मतलब टीम बहुत ही बैलेंस है। अगर ऊपर से बल्लेबाजी में थोड़ी सी भी कम रन्स आपके बन जाते तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर संभालेगा, और ये जिम्मेदारी जो है वो मैक्सवेल को इस बार निभानी होगी। बिल्कुल, और तभी वो जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक इंतजार जो है इतने बरस का, 18 साल का इंतजार है, अगर पंजाब की टीम को उस इंतजार को खत्म करना है तो फिर ये तो करना पड़ेगा आपको हर एक मैच में। और आप हमेशा उठाकर देखिएगा जब भी कोई टीम इस तरह के टूर्नामेंट में जीत हासिल करती है तो वहां पर बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कभी कभी होता है। 2011 में युवराज सिंह ने सिंगल हैंडेडली एक तरीके से आपको वर्ल्ड कप जिताकर दिया था, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, विकेट्स भी लिए थे उन्होंने और रन्स भी किए थे। वरना होता यही है कि हर मैच में आपको, हर दूसरे तीसरे मैच में आपको एक नया स्टार मिलता है जो आकर अपनी जिम्मेदारी को समझता है और परफॉर्म करता है। पंजाब की टीम को में स्टार्स हैं, अब उनका चमकना जो है, 3-4 तो चमक रहे हैं, बाकियों का चमकना भी बाकी है, वो भी चमकेंगे तो अच्छा हो जाएगा। बीती रात के मैच की बात करते हैं क्योंकि मैच बड़ा दिलचस्प रहा। चेन्नई के फैंस को थोड़ी सी मायूसी हुई होगी जरूर, लेकिन आरसीबी जो ये कहा जा रहा है कि इस बार अलग रंग में दिखाई दे रही है, तो वो अलग रंग में दिखाई दी। एक मुश्किल फंसे हुए मैच में जहां बेंगलुरु से अक्सर गड़बड़ियां हो जाती थीं, वहां गड़बड़ी नहीं हुई और बड़े ही रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने सिर्फ और सिर्फ 2 रन से चेन्नई को हराया और प्लेऑफ की रेस में, मतलब आगे तो वो चली रही है, टॉप पर तो वही है, वो ऑलमोस्ट अब क्वालिफाई कर चुकी है। तो ये एक अच्छा साइन होता है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब आरसीबी के फैंस इस बात का इंतजार कर रहे हो अंकिता कि मतलब हमें अब तक ये ट्रॉफी नहीं मिली है और हमको ट्रॉफी जीतनी है, उस लिहाज से अगर देखें तो ये अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंस देने वाला एक मैच है, कॉन्फिडेंस देने वाला माइलस्टोन है कि अब आप प्लेऑफ के लिए लगभग थ्रू हो चुके हैं और पहली टीम है प्लेऑफ में थ्रू होने वाली। बिल्कुल, और ये दमखम मतलब लगातार 8वीं जीत, ये वैसी ही जीत है जैसा पिछले सीजन हमने देखा था कि पहले मैच हार गई थी, उसके बाद बैक टू बैक सारे मैच जीत गई थी। और ये आरसीबी के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि कप्तानी बदली है। हम बार बार वही कहते हैं कि भाई कप्तानी बदली है, क्या दिशा दशा बदलेगी टीम की, और टीम काफी बेहतर है। यहाँ पर सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं हो रही, भले ही उनके पास ऑरेंज कैप
उनके हाथ में है, उनके सिर पर ऑरेंज कैप है, लेकिन इस बार हर खिलाड़ी की तारीफ हो रही है, चाहे वो बल्लेबाजी की आप बात कर लीजिए, चाहे आप गेंदबाजी की बात कर लीजिए। मिडिल ऑर्डर्स में भी हमने देखा है कि देवदत्त पडिक्कल भी अच्छे खासे रन बना रहे हैं और बहुत ही टफ होता है खासकर गेंदबाजों के लिए जब सामने एम एस धोनी जैसे खिलाड़ी हो और सामने एक बार फिर से यश दयाल हो। और पिछले साल का वही फ्लैशबैक दिमाग में चल रहा था कि भाई पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था जब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रही थी, दोनों टीमें लड़ाई लड़ रही थी, वहां पर चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा था और वहां पर यश दयाल थे जिन्होंने एम एस धोनी को आउट किया। एक बार फिर से उनके सामने यश दयाल थे, आखिरी ओवर उनका ही था और बहुत ही टफ डिसीजन भी होता है कप्तान के लिए कि भाई बहुत प्रेशर है। जब केकेआर के खिलाफ मैच था जीटी के साथ, जब यश दयाल खेलते थे वहां पर बैक टू बैक रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाकर मैच को जिता दिया था। उसके बाद मतलब इस तरीके से बिलीव करना कप्तान का बहुत अच्छी बात है कि भाई पॉजिटिव रहे यहाँ पर रजत पाटीदार और हर एक मैच में उन्होंने अपनी बॉलर्स का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, रोटेशन काफी अच्छा था और सामने एम एस धोनी थे और एम एस धोनी के सामने यश दयाल थे। पिक्चर वही थी, तस्वीर वही थी, बस थोड़ी सी बदल गई। यहाँ पर भी यश दयाल ने जो है वो धोनी को आउट किया और मैच को जिताया, डिफेंड किया यहाँ पर 15 रन। बहुत बड़ी बात होती है कि मैच बना ही था। यहाँ पर जडेजा जो थे वो नाबाद थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जब आपको पता होता है कि भाई स्टार्टिंग में आपके इतने रन बन गए, आयुष ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की जिन्होंने 94 रन की बल्लेबाजी की, तो वहीं से मैच लग रहा था कि प्रेशर बहुत ज्यादा था आरसीबी के पास कि भाई इतने बड़े रन बनाने के बावजूद भी क्या टीम हार जाएगी। लेकिन वहां पर कहते हैं ना कि जब एक शाहरुख का डायलॉग भी है ओम शांति ओम का कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात कुछ है, आप बताइए, मुझे याद नहीं। पूरी कायनात भी उससे मिलाने में जुट जाती है। तो ये कायनात जो है वो साल 2024 वाली कायनात थी कि सामने एम एस धोनी थे, पिक्चर वही थी और पिक्चर के हीरो और विलन साथ में खड़े थे और यहाँ पर एक बार फिर से मतलब वही चीजें हुआ और यश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब हाथ पांव फूल जाते हैं कोई भी डेथ ओवर्स में अगर आप गेंदबाजी करते हैं या फिर बल्लेबाजी भी करते हैं तो हम ज्यादातर यही सोचते हैं कि भाई पिटाई होगी यहाँ पर गेंदबाजों की, 2 बैक टू बैक अगर छक्के लग जाएंगे और चौका भी लगा था लास्ट ओवर में, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन उस रन को डिफेंड कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और यश दयाल ने मतलब प्रयागराज का नाम रोशन किया। प्रयागराज का नाम रोशन किया इन्होंने इसलिए ज़्यादा ध्यान देकर बताया क्योंकि मैं प्रयागराज से यानी इलाहाबाद से हूं और इनकी पढ़ाई इलाहाबाद में हुई है। चलिए खैर बात करते हैं आरसीबी की बैटिंग की भी थोड़ी। जिस तरह से शुरुआत मिली, शुरुआती लगभग एक शतकीय साझेदारी, पहला विकेट 97 रन पर गिरा था, 10 ओवर के पहले ही रन भी बन गए थे। तो वो जो जिस तरह की परफॉर्मेंस आरसीबी को चाहिए इस वक्त जब आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट जा रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस में वो सारे बॉक्सेस टिक होते जाएं जहां पर कोई डाउट था। मेरा जो सबसे बड़ा मतलब आप एनालिसिस कह लें अगर आरसीबी का इस वक्त जो मुझे लगता है बहुत उनके काम आ रहा है, फायदे में आ रहा है, वो ये कि इस बार अगर आप देखें आरसीबी की टीम परफॉर्मेंस के लिहाज से सिर्फ विराट की टीम नहीं दिख रही है। मतलब वो हर बार क्या होता था कि आरसीबी मतलब विराट और उस प्रेशर के ना होने की वजह से शायद विराट कोहली हर मैच में रन्स कर रहे हैं, कल भी उन्होंने हाफ सेंचुरी की। बिल्कुल, और ये चीजें दिखाती हैं कि भाई यहाँ पर हर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। सिर्फ रजत की भी बात बहुत ज्यादा हो नहीं रही है, मतलब रजत भी यहाँ पर टीम में है जो कि टीम की कमान संभाल रहे हैं, टीम को अच्छे मार्जिन से मैच को जिता भी रहे हैं। और कोहली की बात करें तो कल के मैच में 62 रन बनाए इन्होंने, 33 बॉल का सामना किया और जब बार इनके बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे थे भाई T20 फॉर्मेट में बहुत ही स्लो बल्लेबाजी करते हैं। 187 से ज्यादा की इनकी स्ट्राइक रेट रही है, 5 छक्के और 5 चौके इन्होंने जमाए हैं। तो ये कोहली की फॉर्म है। कहते हैं ना कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन आप किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकते हैं और दिमाग वही होता है कि अगर आप मैच में हैं तो आपकी बल्लेबाजी तो चलिए ठीक है, बल्लेबाजी तो आप अच्छा करेंगे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, आपका पॉजिटिव अप्रोच है तो आप किसी भी मैच को जीत सकते हैं। और मतलब ये मैं देख रही थी कि 1 तारीख को जब मैच हुआ था मुंबई का, वहां पर जो ऑरेंज कैप थी वो सूर्या के पास थी। फिर जीटी का मैच हुआ, जो ऑरेंज कैप थी वो साई सुदर्शन के पास आई और फिर विराट ने कहा कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी ये ऑरेंज कैप का होल्डर हूं और उन्होंने ये ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिए। और सबसे ज्यादा तारीफ जो है ना वो रोमारियो शेफर्ड की करनी पड़ेगी जिन्होंने क्या गजब का प्रदर्शन किया। मतलब 14 बॉल का सामना किया और हाफ सेंचुरी लगाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। शायद यही मैच का टर्निंग पॉइंट था। नाबाद लौटे, हम बार बार वही बात करते हैं ना कि मैच बनाने के लिए आपको वही अप्रोच दिखानी भी पड़ेगी कि भाई आरसीबी की टीम जो है वो विराट ही नहीं है, बाकी टीममेट्स भी है, बाकी टीममेट्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 14 बॉल का सामना किया, 53 नाबाद बल्लेबाजी, 6 चौके,
4 छक्के और 300 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट, मतलब 400 के करीब पहुंच गए थे ये। तो ये आई थिंक तूफान आया। और पहले मैं मैच देख रही थी तो 155 पे विकेट्स गिर गए थे, 4 या 5 विकेट गिर गए थे। फिर जब मैंने मैच को देखा, मतलब लास्ट ओवर में देखा, मैंने कहा यार 200 के पार आंकड़ा पहुंच गया। तो लगा कि नहीं, अब हराना आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर आयुष की बल्लेबाजी देखी, मैंने कहा कि भाई आप जो सोचते हैं ना क्रिकेट में, वो कब सेकंड में चेंज हो जाए ना, ये आपको भी नहीं पता होता। बिल्कुल, और आयुष की बात करनी पड़ेगी, जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने की। और अपने सब्सक्राइबर्स को बता दें जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, 17-18 साल की उम्र है, मुंबई से आते हैं। और बड़ी बात यह है कि अनसोल्ड थे, बिके नहीं थे ये। जगह तब मिली जब ऋतुराज गायकवाड़ को चोट लग गई, जो कप्तान थे इस टीम के, वो जब उनको चोट लगी, इनको टीम में शामिल किया गया। और अब इसीलिए आपको याद होगा कुछ शोज में, कुछ शो पहले मैंने एक बात कही भी थी कि चेन्नई की टीम जो है ना, अब वो अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में चली गई है। अब उनको पता है कि 2025 में कुछ नहीं होने वाला, अब हमको 2026 पर फोकस करना है। और शायद मैं अगर गलत नहीं हूं, या जितना मुझे समझ में आता है क्रिकेट, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं धोनी, ये विशुद्ध रूप से धोनी का फैसला है कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाइए, बल्लेबाजी कीजिए, ओपन कीजिए, उस जिम्मेदारी को उठाइए। आप बचा कर नहीं चल सकते। अगर आपको जीत हासिल करनी है, बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं, तो आप अपनी टीम के खिलाड़ियों को बचा नहीं सकते। एक्सपोज और एक्सपोजर, ये शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। एक्सपोज, जब आपको एक्सपोजर मिलता है तो आप एक्सपोज भी होते हैं। आप इस एक्सपोज होने के डर से अगर बचे रहेंगे तो फिर उस एक्सपोजर का कोई फायदा नहीं है। तो एक्सपोजर दिया महेंद्र सिंह धोनी ने आयुष महात्रे को, और जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, 48 गेंद पे 94 रन, लगभग 195 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 9 चौके आपके स्क्रीन पर है उनकी परफॉर्मेंस। ये 195.83 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। कमाल की बल्लेबाजी की। और अगर इस मैच में चेन्नई आपको नजर आ रही है या नजर आई, लक्ष्य के करीब तक पहुंची, तो उसके पीछे अगर कुछ था तो वो आयुष महात्रे, जो सिर्फ 17-18 साल के हैं, उनकी बल्लेबाजी। चलिए फटाफट आपको बैक टू बैक दिखाते हैं दोनों टीमों के कप्तानों ने क्या कहा इस मैच पर, क्योंकि मतलब मैच तो खत्म है, मैच खत्म हो गया, आपके लिए ये सीजन भी खत्म हो गया, लेकिन अब आखिर यहां से धोनी के लिए क्या है, धोनी का जो कद है, धोनी का जो अचीवमेंट्स है, वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और शॉट्स खेलने चाहिए थे, इससे प्रेशर कम होता, इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। शेफर्ड ने उनके लिए शानदार बल्लेबाजी की। हमने किसी भी लेंथ पर गेंद फेंकी हो, उन्होंने उसे बाउंड्री के पार पहुंचाया। हमें यॉर्कर का और ज्यादा अभ्यास करना होगा। अगर आप यॉर्कर नहीं डाल सकते हैं तो नीचे फुल टॉस गेंद अगला बेहतर विकल्प होता है। मुझे लगता है कि इस सीजन में बल्लेबाजी में हम थोड़ा पीछे रह गए। हालांकि अगर इस मैच की बात की जाए तो हमने बेहतर बल्लेबाजी की। बिल्कुल सही बात है कि बल्लेबाजी में पीछे रह गए। मतलब कुछ मैचेस तो चेन्नई ने एकदम एक तरफा गंवा दिए अंकिता, और कुछ मैचेस में जहां वो पहुंचे भी लक्ष्य के करीब, जैसे इस मैच में जो आरसीबी से था, ये साफ समझ में आया कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को जब वो अपनी रन गति बढ़ानी चाहिए थी तो शायद वो रन गति नहीं बढ़ी, और हर चीज जो है वो बात के लिए रखी गई कि हम 18वें ओवर में कर देंगे, या हम 19वें ओवर में कर देंगे, और हम 20वें ओवर में कर देंगे। और वो जो रिक्वायर्ड रन रेट, उसका जो प्रेशर था, वो प्रेशर फिर काम आता चला गया। और चेन्नई कम से कम इस सीजन के 2 से 3 मैच ऐसे हारी है जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने जो बात कही ना कि मुझे लगता है कि मुझे रन्स करने चाहिए थे, वो शायद सिर्फ इस मैच में नहीं, कम से कम 3 या 4 मैच की कहानी यही है। धोनी अगर रन्स पहले से करते तो शायद चेन्नई बेहतर स्थिति में होती। बिल्कुल। और देखिए, मतलब एक्सेप्टेंस यही चीज़ होती है कि भाई अपने हार का जिम्मेदार खुद को ठहरा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। स्टार्टिंग के मैचेस बहुत ही इजीली मैच थे जहां पर आप मैच को जीत सकते। चिपॉक में आपकी 4 हार आ गई, और ये बहुत बड़ी बात है कि भाई चिपॉक में अगर आप हारते इस तरीके से। आपकी गेंदबाजी में नूर अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की स्टार्टिंग के मैचेस में। फिर हम बात करते हैं कि भाई मतलब मिडिल ऑर्डर में अब इन्हें लगता है कि भाई धोनी आएंगे, मैच को जिताएंगे। भाई एक बल्लेबाज एक मैच जिता सकता है, 2 मैच जिता सकता है, बार बार मैच को नहीं जिता सकता। ये जो है वो मतलब इंटरनेशनल मैच नहीं चल रहा है, ये लीग मैचेस चल रहे हैं, जहां पर आपको हर एक टीम के साथ भिड़ना पड़ेगा। और टीम जो ऐसी है जहां पर मतलब उनके सामने अगर आप खड़े हैं तो उनको भी कम नहीं आ सकते। और चेन्नई की टीम में वो दमखम इस बार दिखा नहीं। इतने सारे जो है वो मतलब प्लेयर्स को रोटेट किया गया, जो कि शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर आपकी प्लेइंग 11 सेट है, हर एक मैच में आपकी प्लेइंग 11 इक्वल रहनी चाहिए। और अगर आपकी इक्वल प्लेइंग 11 नहीं है, 1 या 2 मैच में आप चेंज कर सकते हो कि भाई इंजरी की वजह से आपने चेंज किया। अगर आप बार बार टीम को चेंज करते हैं तो टीम कॉम्बिनेशन बिगड़ता है, और फिर आपको उस मैच में हार का सामना करना पड़ता है। अब चेन्नई तो प्लेऑफ के लिए से बाहर हो गई थी, लेकिन चेन्नई के फैंस चाहते थे कि भाई धोनी का बल्ला बोले, क्योंकि अब ज्यादा दिन बहुत मुश्किल है कि वो चेन्नई के लिए खेले। मतलब हम कहें कि अगर 5 साल 6 साल खेले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट बहुत मुश्किल है। लेकिन बार बार फैंस इसीलिए आते हैं कि भाई इस मैच में शायद चल जाए। और बार बार मैं उम्मीद का सहारा ले रही हूँ कि भाई उम्मीद जो होती है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है कि भाई उम्मीद के साथ फैंस आते हैं कि अब इस मैच को अपने नाम करेंगे चेन्नई।
नहीं, लेकिन आरसीबी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहां पर रोमारियो शेफर्ड ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और शायद वही जो रन थे 50 रन बहुत मैटर करते हैं आपकी टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वो इम्पैक्ट मैच, यही हम अक्सर कहते भी हैं कि 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेले गए हर रन की कीमत होती है जो मैच के नतीजे पर असर डालती है। फटाफट आपको आरसीबी के कप्तान का बयान दिखाते हैं रैप अप करने से पहले शो को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये एक करीबी मुकाबला था, चेन्नई के बल्लेबाजों को श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। दयाल हमारी टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं, खासतौर पर डेथ ओवर्स में। पिछले साल भी उसने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी की थी, इस साल भी उसने वैसा ही किया। शेफर्ड ने कमाल की बल्लेबाजी की। उस तरह के शॉट्स खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन वो गेंद को अच्छी तरह कनेक्ट कर पाए। मैं डगआउट में बैठकर उनके शॉट्स का आनंद ले रहा था। एक टीम के तौर पर टॉप पर रहना अच्छा लगता है। अभी 3 मैच बचे हैं और वो तीनों ही हमारे लिए अहम है। हम सिर्फ क्वालिफिकेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। बड़ा ही मैच्योर किस्म का ये बयान है कि हम आए हैं और सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि हमको प्लेऑफ में जगह बनानी है और उसके बाद हमको अपने घर चले जाना है। हम आए हैं, हम चैंपियन बनने आए हैं और यही थॉट, यही अप्रोच, यही विचार आपको चैंपियन बनाते हैं। आपको अगर अब इस इंतजार को खत्म करना है, आपको अब अगर इस सवाल का जवाब तलाशना है कि आरसीबी अभी तक चैंपियन क्यों नहीं बन पाई, तो शायद उसका सबसे बेसिक जो कुंजी है सफलता की वो यही होगी कि आप अपने आप को हर मैच में सकारात्मक रखें और हर मैच को अहमियत दें और उसमें जीत के लिए जाएं। यहां से सिर्फ प्लेऑफ क्वालिफाई कर लेना पहला माइलस्टोन आपका लगभग अब आप वहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद आगे के सपने देखने चाहिए। पहले तो ये देखना चाहिए कि आप टॉप 2 में रहें ताकि आपको फाइनल में पहुंचने के लिए एक और चांस मिले और फिर वो अल्टीमेट रिजल्ट यानी आईपीएल 2025 की ट्रॉफी। चलिए, हमारे लिए अल्टीमेट रिजल्ट ये रहता है, वो होता है आपका प्यार। वो हमको मिलता है आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं। स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप इस शो पर हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाले सच सच